हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे संस्कृत में किसकी, अशुद्धि संशोधन की। ठीक है ना। अशुद्धि संशोधन जो है आपके 3 नंबर का टॉपिक है इस साल, और यह जो है ना 3 नंबर के 3 क्वेश्चनों के रूप में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इस अशुद्धि संशोधन की मैं बात करूँ ना, तो इस अशुद्धि संशोधन में हमें क्या करना होगा। देखिए, आपको एक वाक्य दे दिया गया होगा संस्कृत में। ठीक है ना। मान लो संस्कृत में कोई एक वाक्य दे दिया गया है और उस वाक्य में एकाध शब्द, सिर्फ एक ही शब्द जो है वो आपको गलत दे दिया गया होगा, तो आपको उससे पहचानना होगा और उसे पहचान कर जो है उसे शुद्ध रूप में लिखना होगा। यही आपको अशुद्धि संशोधन में करना है, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है ना। सिर्फ आपको गलत वाक्य को गलत शब्द को पहचान कर उसे सही शब्द के रूप में लिखना है। समझ के बात। ठीक है। अब ये अशुद्धि संशोधन है ना, ठीक है ना, यह जो है ना, देखिए सबसे पहली बात तो आप जो है इसको कैसे कर सकते हो। यदि आपने अनुवाद व्याकरण पढ़ रखा है और उसका थोड़ा बहुत भी बेसिक आपको आता है, तब तो आपको अशुद्धि संशोधन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। और उस अनुवाद व्याकरण के कुछ एक बातें थी, जैसे कि लट लकार धातु थी। ठीक है ना। मतलब लट लकार, और जो है साथ ही साथ आप बोल सकते हो कि किसी जो है ना कोई धातु की जो है ना धातु का लट लकार, और दूसरा है विभक्ति। ठीक है ना। यह 3 चीज आपको आती है ना, थोड़ी बहुत चीजें इस अनुवाद व्याकरण की, तो आप जो है ना अशुद्धि संशोधन को आराम से कर सकते हो। अशुद्धि संशोधन को हम 5 या 6 प्रकार में विभाजित करते हैं। तो वो कौन कौन से प्रकार है जिनसे हम इन अशुद्धि संशोधन को कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। वीडियो को पूरा देखना, पूरा कंसेप्ट जो है मैं आपको एक एक तरीके से अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अशुद्धि संशोधन के प्रकार और उनको हल कैसे करना है। ठीक है। चलिए देखिए साथियों, किसी भी वाक्य में कोई यदि अशुद्धि हो ना, तो उन अशुद्धियों को हम 6 तरीके से जो है क्या करते हैं, सिद्ध मतलब 6 तरीके से सही करते हैं। ठीक है। पहला तरीका है कर्ता के अनुसार हम क्रिया को बदलेंगे, या फिर दूसरा तरीका है कि क्रिया के अनुसार हम कर्ता को बदलेंगे। तीसरा तरीका है संख्या अनुसार जो है ना परिवर्तन करेंगे। चौथा है लिंगानुसार, 5वां है वचनानुसार, और छठा है कारकानुसार। ठीक है। ये 6 के 6 प्रकार है। इन 6 के 6 प्रकार को जो है ना हम अच्छे से अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है। आप जो है रिलैक्स हो जाइए, बस इसको आप देखिए, समझिए और अपने नोटबुक में लिखिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। यदि थोड़ा बहुत भी आपको अनुवाद व्याकरण आता है तब तो बहुत ही अच्छे से बैठेगा, और यदि आपको अनुवाद व्याकरण नहीं आता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो को बंद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाते हुए चलूंगा जिससे जो है ना अनुवाद व्याकरण आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बिना भी आपका काम हो सकता है। ठीक है। आपका काम हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, दो को साथ लेते हैं। कौन सा है, कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन, या फिर क्रिया के अनुसार कर्ता में परिवर्तन। दोनों एक ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, देखिए इनमें क्या किया जाता है कि कर्ता जो है ना, कर्ता जिस वचन और, ठीक है ना, जिस वचन और पुरुष में होना, उसी में जो है ना क्रिया भी होगी। ठीक है ना। बात समझ गए। जैसे कि कर्ता यदि जिस वचन या पुरुष में होना, उसी वचन या पुरुष में क्रिया भी होगी। बात समझे। जैसे कि देखो मैं समझाता हूं। जैसे कि मान लो आपका कर्ता है कहां पर, आपका कर्ता है, मान लो कि प्रथम पुरुष एक वचन। आपका कर्ता क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है ना। मान लिया कि प्रथम पुरुष क्या है, प्रथम पुरुष है, और वो भी कौन सा है, एक वचन। तो आपकी जो क्रिया होगी ना, वो भी क्या होगी, प्रथम पुरुष एक वचन में। ये आप समझे, बिल्कुल अच्छे से समझ गए कि दोनों जो है ना, दोनों के आपके वचन और जो दोनों के वचन और जो पुरुष है ना, वो एक जैसे होने चाहिए। यदि यहाँ पर कर्ता जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन में होता, तो आपके क्रिया जो है वो भी मध्यम पुरुष एक वचन में होती। यदि कर्ता है वो उत्तम पुरुष द्विवचन में होता, तो ये भी उत्तम पुरुष द्विवचन में आपकी क्रिया होती। ये बात आप समझे। ठीक है सर, हम अच्छे से इसको जो है वो समझ गए। तो इन दोनों का क्या यूज है, देखिए हमें जो सेंटेंस बोले जाते हैं, सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जो हमें सेंटेंस दिए जाते हैं ना, तो पहले तो क्या किया जाता था, पहले जो है ना आपको अंडरलाइन कर लिया जाता था। जैसे कि ये आपको सेंटेंस दे रखा है, तो मान लो कि यहाँ पर अंडरलाइन दे रखा है, इसका मतलब हमें पता चल जाता था कि हमें जो है ना इसको ही शुद्ध करना है। लेकिन इस बार जो है ना, मतलब इस साल 2020 से जो है ना अंडरलाइन करके नहीं आते लगभग। ठीक है ना। अब यदि अंडरलाइन करके नहीं आते तो हमें पहचानना पड़ेगा कि किसको शुद्ध करना है और किसको नहीं करना, क्या क्या अशुद्ध है। ठीक है। पहली बात तो यह। अब जो है ना हम क्या करेंगे,
हम जो है ना सबसे पहले इस कर्ता पहले में क्या करेंगे, कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन, मतलब कर्ता का जो वचन और जो इसकी आपके बोल सकते हो कि पुरुष और वचन है ना, वो का वो पुरुष और वचन क्रिया का बनाएंगे, इसमें यह करेंगे। और इसमें क्या करेंगे, जो पुरुष और वचन इस क्रिया का है वही पुरुष और वचन इस कर्ता का करेंगे। सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो मैं अभी यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि यदि आपने अनुवाद व्याकरण नहीं पढ़ेगा तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि आपको जो है ना इन दोनों को करने के लिए, पहला और दूसरे तरीके से आपको करने के लिए बस इन दो चीजों की आवश्यकता होगी। यह आपको बोल सकते हैं कि आप एक तरीके से कर्ता वाले सेंटेंस है, कर्ता वाले शब्द है, और जो है ना यह है आपकी बोल सकते हैं कि धातु, ठीक है ना। इस धातु को तो आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि पट धातु का मैंने यहाँ पर लट लगा रूप लिखा है, तो इस तरीके से यदि गम धातु भी आ जाए, यदि आपकी हस्त धातु भी आ जाए, तो वो भी जो है ना आपका उस तरीके से लट लगा लिख सकते हो, ठीक है। कैसे लिखना है वो भी आपको समझा दूंगा। इतना हम देख लिया, ठीक है। फिलहाल आप देखिए, थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, अभी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर बोल रखा है त्वं प्रतिदिनम पठति। पहले हम कर्ता के अनुसार क्रिया का चेंज करते हैं, ठीक है। आपको बोला है त्वं प्रतिदिनम पठति, तो आप आप जो है ना पहले पहचानिए कि इसमें कर्ता क्या है त्वं और क्रिया क्या है पठति, ठीक है। अब इसमें जो है ना देखिए आपको कोई बाउंडेशन नहीं होगी, आप जो है ना कर्ता के अनुसार क्रिया में भी परिवर्तन कर सकते हो या फिर क्रिया के अनुसार कर्ता में भी परिवर्तन कर सकते हो। एग्जाम में आपको कोई नहीं बोला जाएगा कि आप इसमें कर्ता के अनुसार करो या फिर क्रिया के अनुसार करो, आपका जो मन करे वो आप कर सकते हो। जैसे कि देखिए हम सबसे पहले विधि करते हैं कि कर्ता के अनुसार क्रिया का परिवर्तन करते हैं, मतलब कर्ता आपका क्या है त्वं है। त्वं यहाँ पर क्या है, देखिए ये है त्वं आपका क्या है, देखिए ये आपका होता है, ये भी मैं लिखवा दूं आपको, ये आपका होता है सबसे पहली लाइन है ना, ये आपकी होती है उत्तम पुरुष, दूसरी लाइन जो है वो आपकी होती है मध्यम पुरुष, और ये सभी जो है ना वो आपके कौन से होते हैं, प्रथम पुरुष, ठीक है ना। आप ऐसा समझ लीजिए कि इस उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के अलावा जितने भी आपको दिखे ना वो सभी क्या होंगे, आपके प्रथम पुरुष होंगे। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। भले स तो ते दिखे, अच्छा ये दोनों है ना, देखिए स तो ते ये आपके पुल्लिंग के लिए है, और सा ते ता ये जो है ना ये आपके स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है ना। अब देखिए आपका त्वं क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन, ठीक है। तो आपको सॉरी मध्यम पुरुष एक वचन है, बात समझ गए। आपका ये जो त्वं है वो क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन। ये आप समझे नहीं समझे, बिल्कुल सर अच्छे से मैं समझ गया कि ये जो आपका त्वं है ना वो क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन। अच्छा से एक वचन कैसे पता चला कि यह एक वचन है, कैसे पता चला, क्योंकि यह पहला एक वचन है, दूसरा जो है वो द्विवचन, तीसरा जो है वो बहुवचन है। ये भी आप ध्यान रखना, यदि आप नए हो तो, यदि आप अनुवाद व्याकरण करके आए तब तो आपको पता होगा कि यह आपका उत्तम पुरुष एक वचन, आपका उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, इस तरीके से चलता है। त्वं आपका क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन है या नहीं, ये बिल्कुल सब मध्यम पुरुष एक वचन है, बिल्कुल। तो यदि त्वं आपका मध्यम पुरुष एक वचन है, इसका मतलब आपका कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन है, इसका मतलब आपकी क्रिया जो है वो भी मध्यम पुरुष एक वचन होनी चाहिए ना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ आप पट धातु में, और मध्यम पुरुष एक वचन देखिए, मध्यम पुरुष एक वचन क्या है, पठसी है ना। देखिए ये मध्यम पुरुष और ये एक वचन क्या है, पठसी। तो हमें पठती की जगह क्या लिखना है, पठसी। ये आपका काम हो गया। त्वं प्रतिदिनम पठसी हो गया ना, नहीं हो गया, बिल्कुल अच्छे से हो गया, आ गया, मैं समझ में आ गया ना। इतना सिंपल है, कुछ इसमें झंझट में है ही नहीं। देखिए दूसरा क्या होता है, अस्मिनेव विद्यालय अहम पठति, ठीक है ना। अहम यहाँ पर क्या है, कर्ता है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। अहम जो है आपका कर्ता है और पठंती जो है आपकी क्रिया है, ठीक है। तो अहम क्या कहाँ पर है, अहम है आपका उत्तम पुरुष एक वचन में। अहम कहाँ पर है, उत्तम पुरुष एक वचन में। तो आपकी मतलब कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन है, इसका मतलब क्रिया भी जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन में होना चाहिए, और उत्तम पुरुष एक वचन में पठामी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पठंती है, आपको क्या लिखना है इसकी जगह, पठामी, समझ गए ना। तो आपको यहाँ पे लिख लोगे पठामी, ये आपने लिख लिया, बाकी सभी एज इट इज ऐसा का ऐसा लिख लेने का है। कितना सा सिंपल है, कोई इसमें चेंज नहीं है। आपको एक अशुद्ध वाक्य दे दिया गया होगा, उसको शुद्ध करना है। इसी तरीके से देखिए जनाः ग्रहे सिदति। अच्छा जना जो है ना ये आपका क्या है, क्रिया करता है, और ये सिदति है आपकी क्रिया, ठीक है। अब आपका जना जो है ना क्या है, देखिए जना जो है ना ये आपका आएगा प्रथम पुरुष में। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला रखा है कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के अलावा जितने भी आपको कोई भी शब्द दिख जाए, जो भी कविता दिख जाए ना, वो हमेशा कहाँ पर होगा, प्रथम पुरुष में होगा, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया। और जो ना मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, देखिए स तो ती, इनके अलावा कोई भी नाम आ जाए तो वो भी प्रथम पुरुष में होता है। तो ये कोई भी नाम है, ठीक है, जना एक नाम है।
अब ये जना जो है ना, जनाहा, अब ये एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, ये तो आपको पता है ही नहीं। ठीक है, यदि स तो ते आ गया होता है या सा ते ता आ गया होता तब तो हम पता लगा लेते कि ये एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। लेकिन जनाहा आ गया, इसका हम कैसे पता लगाए? तो यदि आपको इसका पता लगाना है ना, तो जो है ना, एक बात आप ध्यान रखना कि यदि किसी शब्द के अंत में खाली विसर्ग लगा हो ना, तो वो आपका होगा एक वचन। ठीक है, यदि पीछे जो है ना क्या लगा हो, आपके पीछे जो है ना लगा हो ओ, ठीक है ना, क्या लगा हो ओ, ठीक है ना। जैसे यदि जन है तो जनो लगा होता ना, तो ये आपका क्या होता, द्विवचन है। ठीक है, और यदि किसी शब्द के पीछे आ लगा का विसर्ग आहा लगा होता तो ये आपका होता है बहुवचन। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, इसको लिख लीजिए, आपकी ये गोल्डन ट्रिक है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ये आगे भी काम आएगी आपके। आगे जब मैं इसमें पढ़ाऊंगा ना, आपके बोल सकते हैं कि वचनानुसार, तो ये वहाँ पर भी ये जो है बहुत ही काम आने वाले। ठीक है, तो आप लिखोगे जनाहा गृहे सिद्धति। अब जनाहा है प्रथम पुरुष और जनाहा आहा आ गया, इसका मतलब बहुवचन, तो प्रथम पुरुष बहुवचन। अच्छा, इसमें आप ढूंढो प्रथम पुरुष बहुवचन में। देखिए प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होता है, पठंती। अब यहाँ पर क्या है, सिद्धति, तो यहाँ पे मूल धातु क्या है, सिद्ध। इसके बाद पीछे जो है ना अंत्य लगा लो। ठीक है, तो आपने लगा लिया सिद्धंती। इस तरीके से आपको लिखना है, सिद्ध है, इसके बाद अंत्य लगा लिया, तो आप लिखोगे जनाहा, ये तो से एज इट इज, ये भी गिव है एज इट इज, यहाँ पे आप लिख लोगे सिद्धंती। ये आपका काम हो गया। इस तरीके से इसको करना है, समझ गए ना बात, अच्छे से सब हम समझ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो उद्याने भ्रमंती, तो उद्याने भ्रमंती, तो क्या है आपका प्रथम पुरुष द्विवचन है ना, नहीं है, बिल्कुल अच्छे से है सर, प्रथम पुरुष द्विवचन। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना भ्रमंती में आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्रिया में आप आओ और आपका प्रथम पुरुष द्विवचन देखो। प्रथम पुरुष द्विवचन क्या है, पठतः। ठीक है, मतलब मूल धातु के पीछे तह लगा है, तो यहाँ पर क्या है, भ्रम। ठीक है, नहीं आपका भ्रम है। ठीक है, इसके पीछे तह लगा लो, तो भ्रमतः हो गया ना। तो आप लिख लोगे तो उद्याने भ्रमतः, भ्रमतः। इस तरीके से जो है ना आपका काम हो जाएगा। कितना सिंपल है या नहीं, ये बिल्कुल सिंपल सर, बिल्कुल सिंपल है। यदि हमें ये याद हो गया ना, तो हमें अच्छे से काम कर लेंगे। ठीक है, शुद्ध संशोधन बहुत ही सिंपल है। इस तरीके का जो है ना आपको एक सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े और हम बात कर लेते हैं किसके अनुसार, क्रिया के अनुसार कर्ता का परिवर्तन। अब तक जो है ना हमने कर्ता के अनुसार किया, अब हम क्रिया के अनुसार करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यदि आप बोल लो कि सर हमें एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में जो आपका मन के, जो जिसमें आपका दिल गवाही देना, उस विधि को कर लेना। ठीक है ना, आप कर्ता के अनुसार क्रिया को भी कर सकते हो या फिर क्रिया के अनुसार कर्ता को भी कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए त्वम प्रतिदिनम पठति। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो है ना देखिए, ये आपका है कर्ता और ये है आपकी क्रिया। क्रिया का कौन सी, क्रिया में कौन सा वचन और पुरुष है, ये आप बताइए। पठति जो है ना, ये आपका प्रथम पुरुष और एक वचन है। ठीक है, प्रथम पुरुष और एक वचन। अच्छा, त्वम का जो है ना, इसमें आप आओ, प्रथम पुरुष एक वचन क्या होता है, प्रथम पुरुष एक वचन जो है क्या होता है, देखिए सह या सा। अब इनमें से आप कोई भी लिख सकते हो, ये आपकी कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है, आप कोई भी लिख सकते हो, सह या सा। प्रथम पुरुष है और ये एक वचन भी है, तो आप लिख सकते हो या तो सह, कोई भी एक लिखोगे ना, ये आपने लिख लिया सह, ये आपका सही हो गया। ठीक है, प्रतिदिनम, प्रतिदिनम पठति, ये आपका काम हो गया। मतलब यहाँ पर जो क्रिया का जो है ना, जो क्रिया का वचन था, क्या वचन था, प्रथम पुरुष। देखिए प्रथम पुरुष और एक वचन। ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन था, वो आपने कर्ता का जो है ना लिखा, प्रथम पुरुष ये आपका है, इसके बाद एक वचन, वो का वो आपने वचन और पुरुष कर्ता का लिखा। इसी तरीके से देखिए अस्मिने विद्यालय अहम पठन्ति, ये आपका क्रिया है और ये आपकी कर्ता है। पठन्ति कौन सी क्रिया है, पठन्ति है प्रथम पुरुष एक वचन, सॉरी प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है, तो आपको जो है ना इस कर्ता का भी प्रथम पुरुष बहुवचन देखना पड़ेगा। तो प्रथम पुरुष बहुवचन क्या है, या तो ते लिख लो या फिर तहा लिख लो, तो आपने लिख लिया ते। ठीक है ना, तो अस्मिने विद्यालय, यहाँ पर अहम की जगह ते लिख लो, ते पठन्ति। ठीक है ना, इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा दोस्तों। समझ गए हो या नहीं समझ गए, समझ गए हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतने सिंपलेस्ट ट्रिक और कहीं भी आपको मिलने वाली है नहीं। ठीक है ना, अच्छे से आप पढ़िए, आपको जो है ना संस्कृत में 90+ फोड़ने हैं। जनाः ग्वे सिद्धति, जनाः ये भी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जनाः ग्वे सिद्धति। अच्छा, सिद्धति कहाँ पर है, प्रथम पुरुष एक वचन है या नहीं है, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, तो आपका यह प्रथम पुरुष
एक वचन है, इसका मतलब आपको इसको भी प्रथम पुरुष एक वचन होना चाहिए। अच्छा सर, ये प्रथम पुरुष तो है पहले से, जना तो प्रथम पुरुष ही है, लेकिन यह बहुवचन है, ठीक है ना। क्या है? बहुवचन, क्योंकि पीछे आह आ गया। तो आपको यदि इसको द्विवचन बनाना हो तो आप क्या करोगे? औ लगा लोगे पीछे, ठीक है। यदि आपको इसे क्या लगाना हो, एक वचन बनाना हो, तो सिर्फ अह पीछे लगा लेंगे, विसर्ग लगा लेंगे। तो आ हटा लेंगे, सिर्फ हम लिखेंगे जनः ग्रहे सीदती। ये आपका काम हो गया सर, अच्छे से हमारा काम हो गया, हमें तो जो है वो समझ में आ गया। आगे बढ़ो आप, ठीक है। एक और कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो उद्याने भ्रमंती, भ्रमंती देखिए तो आपका कर्ता है और भ्रमंती जो है ना आपका क्या है? आपकी क्रिया है, ठीक है। क्रिया लगभग अंत में होगी और लगभग जो है ना आपका कर्ता है, लगभग स्टार्ट में होता है, कभी कभी बीच में आ जाता है। भ्रमंती आपका क्या है? भ्रमंती है आपका प्रथम पुरुष एक वचन है या नहीं है? सॉरी, प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रथम पुरुष बहुवचन यहाँ पर देखिए तो, ठीक है। ये आपका देखिए क्या है? प्रथम पुरुष, ये आपका क्या है? ये आपका है प्रथम पुरुष द्विवचन। आपको प्रथम पुरुष बहुवचन लिखना तो क्या हो जाएगा? ते। तो की जगह आप लिख लोगे ते उद्याने भ्रमंती। ये आपका हो गया। तो अब जो है ना आपने क्या किया? क्रिया के अनुसार कर्ता में परिवर्तन किया है, बस इतना सा किया है। आप कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन भी कर सकते हो या फिर क्रिया के अनुसार भी कर्ता में परिवर्तन कर सकते हो। कोई बाउंडेशन नहीं है, आप आराम से जो है वो इसको कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं संख्या अनुसार और इसके बाद लिंगानुसार। लिंगानुसार जो है वो थोड़ा सा मतलब नहीं मतलब सिंपल, बहुत ऐसे तो सिंपल है, लेकिन एग्जाम में बहुत ही कम पूछा जाता है, लगभग 1-2 बार ही पूछा गया अब तक, ठीक है। तो इसको भी हम पढ़ लेंगे वैसे तो, बाकी जो है ना आपका काम हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 5वां चट्टा बोल सकते हो, चट्टा और ये पहला दूसरा, ये 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से करने होंगे, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें संख्या अनुसार की, तो इसमें नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें जो है ना कहीं संख्या आएगी, तो बिल्कुल इसमें जो है वो संख्या आती है, ठीक है। देखिए हम संस्कृत की बात करते हैं तो संख्या जो है बहुत सी है, 1 से लगभग मतलब अनगिनत संख्या, अनंत संख्या है, लेकिन 1 से 4 तक ऐसी संख्या है जिनके जो लिंग है ना वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। बाकी सभी के लिंग चेंज नहीं होते, लेकिन 1 से 4 तक जितनी भी संख्या है उनके लिंग चेंज होते रहते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और ये नपुंसकलिंग में आपस में चेंज होते रहते हैं। तो इनके ऊपर भी जो है ना आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी सा है, ठीक है ना। इसमें आपको क्या करना होगा? आपको एक वाक्य दे दिया गया होगा और जो है ना आपको पहचानना होगा। यदि इसमें कर्ता स्त्रीलिंग में होगा, ठीक है, तो आपको जो ये संख्या है ना वो भी स्त्रीलिंग में लिखनी होगी। यदि इसमें कर्ता पुल्लिंग में होगा तो संख्या भी आपको पुल्लिंग में लिखनी होगी, और यदि कर्ता नपुंसकलिंग में होगा तो आपको जो संख्या वो भी नपुंसकलिंग में लिखनी होगी, ठीक है ना। इतनी सी बात है। तो देखिए हम बात कर लेते हैं, आपको ये याद करना पड़ेगा। इस तीसरे के लिए जो है ना आपको ये सारणी याद करनी पड़ेगी, बस आपको याद करना है, बाकी काम तो बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या याद करना है आपको? एक जो है ना इसको पुल्लिंग में एकहा के बोलते हैं, स्त्रीलिंग में एकहा बोलते हैं, सॉरी एका बोलते हैं, नपुंसकलिंग में एकम बोलते हैं। 2 को पुल्लिंग में द्वो बोलते हैं, स्त्रीलिंग में द्वे बोलते हैं और नपुंसकलिंग में द्वे बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए स्त्रीलिंग में द्वई बोलते हैं और इसमें द्वे बोलते हैं। 3 को पुल्लिंग में त्वयः बोलते हैं, स्त्रीलिंग में त्विस्र बोलते हैं और नपुंसकलिंग में त्रीणि बोलते हैं। साथ साथ 4 को पुल्लिंग में चत्वारः बोलते हैं, स्त्रीलिंग को सतस्व बोलते हैं और नपुंसकलिंग में जो है वो चत्वारि बोलते हैं। तो यह सभी जो है आपस में लिंग चेंज करते रहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम बात करते हैं, जैसे देखिए सतस्व यहाँ पर जो है ना ये है सतस्व वेदः अस्ति, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ना आपने कर्ता को देखा, तो कर्ता जो है ना आपने देखा तो यहाँ पर क्या निकला कि यह कर्ता जो है पुल्लिंग, वेदः पुल्लिंग होता, ठीक है। तो कर्ता पुल्लिंग में है तो आपको जो है ना ये संख्या भी पुल्लिंग में लिखनी होगी। तो सतस्व, अब देखिए 4 जो है वो पुल्लिंग में क्या कहलाता है? चत्वार, ठीक है ना। तो चत्वारः वेदः अस्ति, बस ये आपको काम करना है। सिंपल सा संख्या को आपको चेंज करना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। जैसे कि देखिए एकदा एकः वृद्धः आसी आपतत, ठीक है ना। अब देखिए वृद्धः, अब ये वृद्धा क्या है? मतलब वृद्धा औरत है, ठीक है ना, वृद्धा के लिए आया है। तो वृद्धा जो है वो स्त्रीलिंग के लिए है और स्त्रीलिंग में एका को क्या बोलते हैं? एका को क्या बोलते हैं? एका, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लोगे एका, ये आप सब एका लिख लोगे, ये आपका काम हो गया। एकदा एका वृद्धा आपत, ठीक है ना। अब देखिए 2 बालिके गच्छत, अब बालिके आ गया, इसका मतलब आपको पता ही है बालिके तो क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। बालिके आ गया तो आप 2 को स्त्रीलिंग में हम क्या बोलते हैं? द्वे। तो आप लिख लोगे यहाँ पर, देखिए क्या लिख लोगे? द्वे लिख लोगे, ठीक है ना। द्वई बालिके गच्छत, ये आपका काम हो गया। त्वया बालिकाः गृहं गच्छन्ति, यहाँ पर भी बालिकाः आ गया, ये भी स्त्रीलिंग है। तो 3 को स्त्रीलिंग में क्या बोलते हैं? तिस्रः, ठीक है। तो आप लिखोगे तिस्रः
बालिका गृहम गच्छति, बाकी से भी ऐसे कैसे ही लिख लेने का है। तो इतना सिंपल है, यह आपका चौथा बोल सकते हो कि संख्या के अनुसार वाक्य में अशुद्धि संशोधन। ठीक है ना, आपका हो गया। बहुत ही सिंपल एक बार आप नोट्स लिख लीजिए। इसके बाद जो है ना आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, आपका ये टॉपिक हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। अब हम बात कर लेते हैं लिंगानुसार, जो कि थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेते हैं। 2-3 ही बातें हैं जिसको आपको याद रखना है, बाकी काम आपका हो जाएगा। इसके बाद जो है ना आपका सबसे इंपॉर्टेंट आएगा कारकानुसार। ठीक है, चलिए चलो तो अब सबसे पहले बात करते हैं लिंगानुसार इस वाक्यों में अशुद्धि संशोधन को। ठीक है ना, देखिए लिंग के अनुसार हम जो है ना कैसे वाक्य में अशुद्धि जो होगी उसका संशोधन करेंगे। आपको जो है ना इसमें जो है ना लिंग के अनुसार में यह आपको बोल सकते हैं कि सर्वनाम दे रखे होंगे। ठीक है, इसको आप समझ जाइए कि अयम का मतलब पुल्लिंग होता है, अयम पुल्लिंग में होता है, इयम स्त्रीलिंग में होता है और ईदम जो है वो नपुंसकलिंग में होता है। तीनों का मतलब एक ही है, यह। ठीक है ना, ये बात आप समझते हो। अब जो है ना देखिए यह सर्वनाम जिस पुल्लिंग में जिस वचन में होगा ना उसी वचन में जो है ना आपके क्या होंगे, आपके बोल सकते हैं कि उसी वचन में आपका कर्ता होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है ना, जैसे कि देखिए आपको बोल दिया गया कि इयम कस्य पुस्तकम अस्ति। ठीक है ना, अब आप देखिए यहाँ पे पुस्तकम जो है ना वो क्या है, आपका पुस्तकम नपुंसकलिंग है। ठीक है ना, अब पुस्तकम नपुंसकलिंग है, इसका मतलब आपको जो है ना इसको चेंज करना है। ठीक है, इयम कहाँ पर होता है, इयम होता है स्त्रीलिंग में। अब इसको जो है ना आपको बनाना होगा पुल्लिंग, मतलब पुल्लिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ईदम में चेंज कर देंगे, बस ये आपको करना है। ठीक है ना, मतलब जिस वचन में जो है ना बोल सकते हैं कि जिस लिंग में आपका कर्ता होगा ना उस लिंग में आपको इस सर्वनाम को रखना है। बात समझ गए ना, इसी तरीके से आपको करना है। जैसे कि देखिए इदम अस्माकम विद्यालय अस्ति, विद्यालय है मतलब ये आपका विसर्ग आ गया, इसका मतलब क्या है, ये आपका पुल्लिंग है। ठीक है, अब यदि यह पुल्लिंग में है तो ये भी जो है आपका कहाँ पे होना चाहिए, पुल्लिंग में। अब इदम जो है ना यह आपका कब पुल्लिंग होगा, जब इसको जो है ना अयम में चेंज कर देंगे। तो आप लिख लो अयम अस्माकम विद्यालय अस्ति, बस ये आपको चेंज करना है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है और जो है ना आपको एग्जाम में भी इतना पूछा नहीं जाता, बाकी है सिंपल, कोई इसमें टेंशन की बात है नहीं। अयम लता कोमला, देखिए लता, देखिए पीछे का आ गया, आ की मात्रा हो गया, मतलब आपका किसके, हिंदी जैसे शब्द है, जैसे लता, सीता, आपका गीता, इस तरीके से है ना, इसका मतलब ये जो आपके स्त्रीलिंग है। ठीक है, वैसे ये लता जो है ना बोल सकते हो कि जो आपकी लता होती है ना, आपको लता जो एक टहनी जैसी होती है वो जो आपके बढ़ती है आगे, उसके जैसा जो है ना बात करते हैं, ये स्त्रीलिंग में है। तो हम बात कर लेंगे कि इयम जो है ना किसमें आपको स्त्रीलिंग में चेंज करना है, तो अयम का स्त्रीलिंग में होता है इयम, तो बस आप लिख लो इयम, इस तरीके से हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, अब इसको समझ जाइए, जो भी एग्जाम्पल्स आते तो उसको इस तरीके से लिंग में चेंज करना है। ठीक है ये बिल्कुल सिंपल सा। अब हम बात कर लेते हैं वचन के अनुसार की। तो वचन के अनुसार की बात मैं बहुत ही पहले ही कर चुका हूँ आपके सामने। वचन मतलब एक वचन, बहुवचन, द्विवचन। ठीक है ना, अब एक वचन, बहुवचन, द्विवचन तो आपको पता ही है। अहम एक वचन में है, आपका आरम, ये सभी तो आपको पता है कि कौन सा एक वचन में है, कौन सा द्विवचन में, कौन सा बहुवचन में, ये सभी तो पता है ही। इसके अलावा देखिए आपका किसी शब्द के पीछे विसर्ग आ जाए तो आपका क्या होगा, वो एक वचन में होगा। यदि आपको जो है ना ओ आ गए किसी के पीछे तो वो आपका द्विवचन में होगा, और यदि किसी के पीछे जो है ना क्या आ जाए, आहा आ जाए, तो वो आपका क्या होगा, बहुवचन में होगा। ठीक है ना, अब आपको पता क्या करना है, अब आपको यह पता करना है कि आपका जो है ना क्या, आपका ये जो बोल सकते हैं कि कर्ता जिस वचन में होगा ना, कर्ता जिस वचन में होगा उसी वचन में आपका क्या होगा, क्रिया। सिंपल से बात समझ में आ गई ना, कर्ता जिस वचन में होगा उसी वचन में क्रिया होगा। यह जो है ना बोल सकते हो कि ये पहला और दूसरा है ना, इसका छोटा सा भाग है, क्योंकि पहले और दूसरे में क्या होता है, कर्ता जिस वचन या और पुरुष में होता है, क्रिया भी जो है ना उस वचन और पुरुष में होती है। लेकिन यहाँ पर जो है ना सिर्फ कर्ता जिस वचन में, सिर्फ वचन आ गया। ठीक है, जिस वचन में होगा उसी वचन में जो है ना आपकी क्रिया भी होगी। जैसे कि देखिए बालक अथवा पठन्ति। ठीक है ना, अब देखिए बालक, ठीक है, अब बालक का ह आ गया पीछे, अह आ गया, इसका मतलब ये आपका किसी एक वचन में है, तो इसको भी क्रिया को भी एक वचन में चेंज करना पड़ेगा। तो पठन्ति का एक वचन क्या है, आपका पठति, तो इसको आप चेंज कर सकते हो पठति में। ठीक है ना, समझ गए ना। अब आप ये भी कर सकते थे कि इससे जो है ना क्रिया से कर्ता को चेंज कर सकते थे। कैसे, देखिए पठन्ति आपका कहाँ पर है, बहुवचन में है। ठीक है, प्रथम पुरुष बहुवचन में, तो इसको आपको बहुवचन में यदि चेंज करना है तो आह पीछे लगा लेते, तो यहाँ पर आप लिख लेते बालकः। ठीक है ना, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो, तो इस तरीके से आपको करना होता। देखिए सह तत्वम क्रीडन्ति, सह जो है आपका क्या है,
एक वचन, ठीक है, एक वचन में है तो इसको भी जो है ना क्रीडंती को भी एक वचन में करना पड़ेगा, तो आप लिख लोगे क्रीडति। एक वचन क्या होता है? क्रीडति होता है, ठीक है ना, ये आपने लिख लिया क्रीडति। इस तरीके से यदि क्रीडंती से यदि आपको इसको चेंज करना होता है, ये आपका कहा है बहुवचन में है तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा बहुवचन में, तो यहाँ पे आप लिख लेते ते। तो इस तरीके से जो है ना कर्ता से क्रिया और क्रिया से कर्ता भी चेंज कर सकते हैं। जनौ ग्रह सीदत, ठीक है ना। अब देखिए जनौ का आगे औ आ गया, इसका मतलब ये द्विवचन है, और ये सीदत का द्विवचन जो है वो क्या हो जाएगा? ठीक है, ये आपकी सीदती है, ठीक है ना, सीदती। अच्छा, सीदती का द्विवचन जो है वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तह पीछे लग जाएगा, तो आप लिख लोगे सीदत, ठीक है ना, सीदत। ये आपका चेंज हो गया। अच्छा, सीदती है, ये आपका एक वचन है, तो जना का भी इसको भी एक वचन में चेंज कर देते तो क्या हो जाता है? जन्ह। ये आपका एक वचन हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, आप आराम से कर सकते हो इसको, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। देखिए बालकः, बालकः आपका आहा पीछे आ गया, इसका मतलब बहुवचन है, तो आपको गच्छति को भी बहुवचन में चेंज करना पड़ेगा। तो यह आपका जो बहुवचन कैसा होगा? गच्छति का बहुवचन क्या है? आपका बोल सकते हैं गच्छन्ति, ठीक है ना। तो ग च आ गया, इसके पीछे अंति लगा लिया, तो गच्छन्ति आपका काम हो गया। तो इस तरीके से जो है ना इनको चेंज करना है, आप आराम से इनको कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? कारक के अनुसार अशुद्धि संशोधन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें ही जो है लगभग ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो है ना हमें विभक्ति का यूज़ करना पड़ता है, और विभक्ति का यूज़ करने के लिए हमें विभक्ति को पहचानना पड़ता है, और विभक्ति को पहचानने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसीलिए जो है ना इनको हमें अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए बस आपको एक सारणी याद करनी पड़ेगी, विभक्ति की सारणी। यदि आपने अनुवाद व्याकरण में वो याद कर रखी है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप पहली बार अनुवाद व्याकरण आपने नहीं कर रखा है तब तो जो है मैं आपको यहाँ पर सारणी लिख कर बता देता हूँ, उस सारणी से जो है ना आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि कौन सा? कारक के अनुसार जो है वो अशुद्धि में संशोधन करना, ठीक है। इसके लिए आपको यह सारणी याद करनी पड़ेगी। देखिए आपको जो है ना हर जगह यह सारणी तो मिल जाएगी, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक तो मिल जाएगी, लेकिन यह वाली शॉर्ट ट्रिक जो है ना आपको सिर्फ बहुत ही कम जगह मिलेगी, ठीक है ना। इसमें जो है ना आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यदि पुल्लिंग हो तो आपको क्या लगाना है कारक के अनुसार, यदि स्त्रीलिंग होगा तो आपको कारक के अनुसार क्या लगाना है, यह जो है ना आपको बता रखा है, ठीक है। देखिए प्रथम विभक्ति, जब कर्ता जो होगा वहां पर प्रथम विभक्ति लगेगी, और इसका चिन्ह आप कैसे पहचानोगे? न से होगा। देखिए कर्ता और जो है ना आप कर्म को तो आसानी से पहचान सकते हो, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। जब भी आपको प्रथम विभक्ति दिख जाए तो आपको पुल्लिंग में विसर्ग लगाना है। यदि स्त्रीलिंग हो तो हिंदी जैसा नाम होता है ना, सीता गीता, आपका सीता गीता मीणा, इस तरीके से जो है ना जो भी काम नाम होता है ना उस नाम के अनुसार आप लिख सकते हो, ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए द्वितीय विभक्ति जहाँ कहीं भी आपको लिखने दिख जाए ना तो वहाँ आपको म हलंत लगाना है, ठीक है ना। तृतीय विभक्ति की बात को आपको पहचाननी कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए तृतीय विभक्ति में कौन सा कारक होता है? कर्ण कारक होता है सबसे पहली बात तो। और चिन्ह कौन सा लगता है? देखिए से या के द्वारा, मतलब जहां पर जो है ना किसी की मदद से कोई काम किया जाता है ना, या फिर किसी की वजह से कोई भी काम होता है, बात समझो, किसी की मदद से कोई काम किया जाता है या फिर किसी की वजह से कोई काम होता है ना, वहां पर तृतीय विभक्ति लगती है, और वहां पर जो है ना आपको पुल्लिंग में या लगाया जाता है, ठीक है। और जो है ना स्त्रीलिंग में मतलब या, सॉरी ये आपके मैंने गलत लिख लिया है, आपका जो है ना बोल सकते हैं, ये जो है ना थोड़ा सा मैंने गलत लिख लिया। देखिए यहाँ पर जो है ना ये आपको जो मैंने लिखा है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है, ये आपका स्त्रीलिंग है और ये आपका पुल्लिंग है, और यहाँ पर जो है ना ये पुल्लिंग में विसर्ग लगता है और यहाँ पर हिंदी नाम होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना सभी काप है, ये सभी स्त्रीलिंग के लिए, ये सभी पुल्लिंग के लिए है। तो देखिए तृतीय विभक्ति में जो है ना क्या किया जाता है, तृतीय विभक्ति में जहाँ कहीं भी जो है ना आपको दिख जाए ना पुल्लिंग, तो पुल्लिंग के जो शब्द होगा उसके पीछे या तो एंड लगाओगे या फिर एंड लगाओगे, ठीक है। ये आपको सूट होना चाहिए कि क्या सही बैठ रहा है पढ़ने में, ठीक है। और जो स्त्रीलिंग होगा उसमें क्या होगा, देखिए स्त्रीलिंग जो भी नाम होगा उस पर कैसा होगा, सीता होगा, ठीक है। तो पीछे आ की मात्रा है ना, इस आ की मात्रा को हटाकर जो है ना आपको सीतया या लगा लेने का है, बस इतना कर लेना है, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति का यूज कहां पर आएगा? किसी को कोई देना हो, ठीक है, या किसी को कोई मदद करना हो, या किसी को डांटना हो, किसी को देना हो ना, को के अर्थ में आ जाए ना, तो वहां पर जो है ना आप संप्रदान मतलब चतुर्थी विभक्ति का यूज करोगे, ठीक है ना। कारक संप्रदान होगा, और जो है ना बोल सकते हैं देखिए के लिए, मतलब बोल सकते हो ना को, मतलब जैसे किसी को देना है, ठीक है, या फिर किसी के लिए कोई काम करना है, तो वहां पर आपका चतुर्थी विभक्ति होगी। स्त्रीलिंग में वहां पर ये लगाया जाएगा, और पुल्लिंग में या वहां पर आय लगाया जाएगा, ठीक है ना। पंचमी विभक्ति में देखिए अपादान होता है कारक, और जो है ना इसमें से होता है, देखिए से यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन पंचमी विभक्ति में से का अर्थ होता है विभक्त अलग होने के अर्थ में, ठीक है, बिछड़ा के अर्थ में। बिछड़ा के अर्थ में मीन्स मैं आपको समझाऊं कि जैसे कि देखिए
मैं जयपुर से माउंट आबू जाता हूँ, ठीक है। तो जयपुर से बिछड़ा हुआ है ना, तो वहां पर से इस पंचमी विभक्ति का यूज होता है। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ और पत्तों का बिछड़ा हुआ है ना, तो वहां पर पंचमी विभक्ति लगेगी। षष्ठी विभक्ति की बात करूँ तो आप जहां कहीं भी संबंध आपको बताना होना, संबंध ऐसा नहीं कि संबंधियों के बीच में होगा, संबंध कहीं भी हो सकता है। तो संबंध बताने के लिए का, की, के इनका यूज किया जाता है। वहां पर स्त्रीलिंग में यह लगाया जाता है और जो है ना पुल्लिंग में से लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप बोल लोगे राम, तो आप पीछे लगाओगे राम से। इस तरीके से जो है ना आपका काम किया जाता है। पंचमी विभक्ति में आपका स्त्रीलिंग में पीछे यह लगाया जाता है और पुल्लिंग में क्या लगाया जाता है, आत लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए राम, तो रामात, ठीक है ना, इस तरीके से आपको किया जाता है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण के यूज में बोल सकते हो कि आपके प्रीपोजिशन, इंग्लिश में प्रीपोजिशन बोल सकते हो मैं या पर, अधिकरण होगा। जैसे किसी बक्से में, किसी बॉक्स में बॉल पड़ी है, तो वहां पर मैं के अर्थ में जो है ना इस अधिकरण कारक का यूज होगा सप्तमी विभक्ति। विभक्ति कौन सी होगी, सप्तमी विभक्ति। वहां पर आपको स्त्रीलिंग में याम लगाना है और पुल्लिंग में ये लगा लेने का। जैसे कि देखिए राम है, तो इसमें ए लगाओगे तो राम में हो जाएगा। बस ए की मात्रा आपको लगानी है, ठीक है ना। देखिए मैं आपको कराता हूँ, श्याम नेत्रात् काणा संति, ठीक है ना। देखिए श्याम जो है ना नेत्र से अंधा है, मतलब आप बोल सकते हो कि काणा है, काणा बोल सकते हो ना, ठीक है। तो नेत्र से, अब किसी की वजह से ये काणा दिख रहा है ना, बात समझो, किसी की वजह से। और यदि वजह कहीं भी आ जाए ना, तो आपको जो है ना सेटिस्फाइड करना है। देखिए जैसे कि आपके या से स्टार्ट होगा, प्रथम विभक्ति तो होगी नहीं, ठीक है, द्वितीय भी होगी नहीं। तृतीया में क्या किया जाता है, तृतीया में किसी की वजह से कोई काम किया जाता है ना, या ठीक है ना, किसी की वजह से, किसी के द्वारा काम किया जाता है, या फिर किसी की वजह से जब कहीं भी काम किया जाता है ना, वहां पर तृतीय विभक्ति लगती है। और श्याम आपका पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के लिए यहाँ पर जो है ना नेत्रात् है। अब आप नेत्र के पीछे एण या एन लगा लोगे, तो आप देखिए लिखते हो नेत्रेण या फिर नेत्रेन, कौन से सही बैठता है, नेत्रेण सही नहीं बैठता है, नेत्रेण सही बैठता। तो आप यहाँ पर जो है वो नेत्रेण लिख लोगे। इतना सा आपको काम करना है, ठीक है ना। समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से जो है ना आपको पहचानना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हिंदी अर्थ समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा कारक यूज हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए मोहन भिक्षुकम वस्त्र ददाति, यहाँ पर भिक्षुकम है, ठीक है। अब ये द्वितीय विभक्ति यहाँ पर यूज किया गया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि द्वितीय विभक्ति यहाँ पर यूज होगा, मतलब मोहन भिक्षुक को जो है ना भिखारी को वस्त्र देता है, किसी को कोई देता है, और किसी को देने के अर्थ में जो है ना चतुर्थी विभक्ति का यूज किया जाता है। संविधान को देखिए को या के लिए, ठीक है ना। तो वहां पर जो है ना पुल्लिंग होगा, तो वहां पर आय लगाया जाता, तो आप लिख लोगे भिक्षुकाय, ठीक है, भिक्षुकाय, यहाँ पे लिख लोगे भिक्षुकाय। तो इस तरीके से आपको करना है। हिमालयन गंगा निर्गच्छति, हिमालयन गंगा निर्गच्छति, देखिए हिमालय से गंगा जो है वो निकलती है। अब देखिए गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा और हिमालय का पिछड़ा हुआ है, और जहाँ कहीं भी बिछड़ा होना, तो आपको दिमाग में याद कर लेना कि पंचमी विभक्ति चलेगी, और पंचमी विभक्ति में आपका आत लग जाएगा, पीछे पुल्लिंग होगा, तो ठीक है। तो हिमालयात, ठीक है ना, हिमालयात, ये आपने लिख लिया, हिमालयात गंगा निर्गच्छति। तो ये जो है ना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं इस लास्ट वे की, जो कि 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। स पादात खंड संति, देखिए स मतलब वह, पादात मतलब पैरों से क्या है, खंड है, मतलब बोल सकते हो कि लंगड़ा है, वो पैरों से लंगड़ा है। पैरों से, किसी की वजह से लंगड़ा है, किसकी वजह से, पैरों से, किसी की वजह से हो या फिर किसी के द्वारा हो, तो वो वहां पर कौन सा यूज किया जाता है, करण कारक का तृतीय विभक्ति। वहां पर या तो स्त्रीलिंग होगा तो आ हटाकर या लगाया जाएगा, या फिर पुल्लिंग होगा तो एण या एन लगाया जाएगा। तो पादेन, देखिए पादेन या फिर पादेन, कौन सा सही होगा, ठीक है ना। तो पादेन जो है वो सही नहीं होगा, पादेन सही होगा है। तो आप लिखोगे स पादेन खंड संति, ठीक है ना। यहाँ पर हलन मत लगा लेना, सिर्फ जो है ना आपको पादे एन या एन लगाना, ठीक है ना, एन या एन लगाना, पीछे हलन जो है ना इस तरीके से मत लगा लेना, आपको सिर्फ एन या एन लगाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा स पादेन खंड अस्ति। तो इस तरीके से जो है ना इनको करना है, बहुत ही सिंपल से है, आराम से है, आप जो है ना इसे आराम से कर सकते हो। अब जो है ना आपको कोई बाकी रह गया है तो मैं देख लेता हूँ, लगभग जो है वो कोई बाकी नहीं है, ठीक है ना। समझ के आप आ गया, समझ में अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत ही मेहनत करके जो है ना आपको ये एक 10-10
15 से 30 मिनट के जो है ना वीडियो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बस आपको इनको समझना है, अच्छे से नोटबुक में लिख लीजिए सभी नोट्स, इसके बाद इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और जो भी डाउट है आप हमें पूछ लीजिए, उस डाउट के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश जल्द से जल्द कोशिश जो है वो की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और साथ ही साथ एग्जाम में फोड़ने की तैयारी जो है वो करते रहिए।